तो हर हाल में मोदी से जुड़े हुए बीजेपी के उम्मीदवारों के टुकड़े टुकड़े करने की भी बात करने लगे हैं। पहले मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की बात समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इमरान कुरैशी ने किया। अब अखिलेश यादव के मंच पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी जा रही है। सोनिया गांधी अपने पारंपरिक सीट से मैदान छोड़ चुकी हुई है, राज्यसभा चली गई। बेटा अपने पारंपरिक सीट अमेठी से भागकर वायनाड पहुंचा, तो वायनाड में दोबारा जीत की संभावना खत्म होती दिख रही है। तो वहां देश विरोधी संगठन से हाथ मिलाकर ये क्या संदेश दिया है राहुल गांधी ने, इसे समझना होगा। सबसे तेज चैनल को कैसे मुहिम पर लगा दिया? सबसे तेज चैनल हिंदुओं को इंटरनेशनली बदनाम करने के लिए क्या साजिश करने लगा कि आज ट्रोल होने लगा। संजय सिंह बेल पे बाहर आकर के नई नौटंकी करना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि संजय सिंह की नौटंकी मिसेस केजरीवाल को परेशान करने वाली होगी। इन तमाम चीजों को समझेंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी के थर्ड टर्म में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अलग अलग नैरेटिव घटे जा रहे हैं, उसकी बौखलाहट इस स्तर तक आई कि खुलेआम मंच पर यह धमकी दी जा रही है कि हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हमारे भाइयों ने तुमको पाया। मुझे तुम इस बात का है कि आज एक मां के 6 लड़के और बाबा की गाली सुन रहे हो। मैं उस वीडियो को अपने मोबाइल में रखा हूं, बदल मां की कहता हूं कि तेरे टुकड़े टुकड़े करा दिए तो मनोज सिंह भंगी की औलाद है। अखिलेश यादव के सामने, अखिलेश यादव के मंच से वो गुंडा जो है वो कह रहा था कन्नौज के भाजपा प्रत्याशी को कि तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और टुकड़े टुकड़े न करा तो मैं भंगी की औलाद। यानी इसने दोहरा पाप किया अखिलेश यादव के मंच पर, अखिलेश यादव के सामने। इसने जाति सूचक एक तरह से वो जो भंगी जाति होती है उसको भी अपमानित किया कि अगर मैंने कन्नौज प्रत्याशी सुब्रत पाठक के टुकड़े टुकड़े न किए तो फिर मैं क्या हूँ, दर्शकों ने सुन लिया। एससी एक्ट का भी मुकदमा इसके ऊपर होना चाहिए। ये सीधे सीधे एक जाति विशेष को कैसे भंगी गाली देके अपमानित कर रहा है। तो दो और क्योंकि जितने वहां सफाई खड़े थे सबने ताली बजाई अखिलेश यादव के मंच पे, और वो तो सांसद कह रहे हैं कि जब उसने कहा तो अखिलेश यादव ने भी ताली बजाई। ये तो सुब्रत पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको उन्होंने अपने मंच से कहा है कि जो अभी मनीष जी ने जिक्र किया था शुरू में कि जिसने नरेंद्र मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी थी वो इमरान मसूद सहारनपुर से इंडी गठबंधन का प्रत्याशी है। तो की आप बात कर रहे हैं तो 6, मैं बार बार उसको दोहराता हूं अक्सर जब जिक्र आता है कि लगातार 6 चुनाव अखिलेश यादव को बहुत बुरी तरीके से इसी उत्तर प्रदेश में हार का मुंह देखना पड़ रहा है। लगातार 6 बार। मेरे ख्याल से किसी पार्टी का ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा, इतना शर्मनाक रिकॉर्ड नहीं होगा। ये अमेठी छोड़कर के राहुल गांधी वायनाड भागा, मतलब पारंपरिक सीट हार की संभावना थी। अब की बार तो अमेठी से चुनाव भी नहीं लड़ रहा, मतलब पूरी तरह से उस पारंपरिक सीट से जहां संजय लड़ते थे, जहां राजीव गांधी लड़ते रहे, परिवार की पारंपरिक सीट रही, वहां से भागा। और वायनाड में वोटर कौन है ये दुनिया जानती है। उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। उसके 2,500-3 हजार गुर्गे गुंडे आतंकी जो है जेलों में बंद किए गए। सैकड़ों करोड़ रुपए उसके सरकार ने जब्त कर लिए जो बैंकों में हवाला गिरी आए थे। तो पीएफआई ने फैसला किया कि हम इसके खिलाफ जो हम पे प्रतिबंध लगाए इसके खिलाफ हम अदालत में अपील नहीं करेंगे। क्यों? एसडीपीआई का समर्थन की घोषणा हुई और कांग्रेस कितनी बेशर्मी से और समझिए देश विरोधी चरित्र के साथ कि अभी तक कांग्रेस के किसी छोटे बड़े नेता ने नहीं कहा है कि हम एसडीपीआई का विरोध करते हैं, हमें उसका समर्थन नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा सर ये ट्रेंड कर रहा है आज तक चैनल। आज तक चैनल को मैं जब देख रहा था कि ये देखिए हिंदुओं से इसकी घृणा इतनी है, ये ऑफ इंडिया ने बनाया कि 12 साल की बच्ची से 63 साल के पादरी ने जो शादी की उसको आज तक ने उस खबर को बना दिया उससे पुजारी, मतलब पादरी को 63। ये देखिए आज तक की खबर, ये खबर ये है, विदेश की खबर है। आज तक नहीं की, आज तक के साथ ही साथ आज तक का वो जो बगल बच्चा कह लीजिए, वो गोद लिया हुआ बच्चा कह लीजिए, अवैध बच्चा कह लीजिए, वो लल्लन टॉप वाली जो चलाता है अपनी यूट्यूब पर चैनल, उसने भी बिल्कुल यही लगाया। उसने भी बिल्कुल यही हेडिंग लगाई कि पुजारी ने 12-13 साल की बच्ची से शादी की। इन्होंने अपनी हेडिंग लगाकर यही हिंदुत्व पे कीचड़ उछाला, हिंदू धर्म पे कीचड़ उछाला और हिंदू मंदिरों में जो पुजारी होते हैं उनके ऊपर कीचड़ उछाला कि वो जो हम लोगों ने जय श्री राम वाला काम मुद्दा उठाया था जिसमें केसी बोकारिया ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन जय श्री राम नहीं हटाऊंगा। आखिर जब दोबारा बुलाया तो दोबारा सेंसर बोर्ड ने फिर कहा कि जय श्री राम तो तुमको हटाना पड़ेगा, नहीं तो तुमको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। और अब केसी बोकारिया बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ने गए हैं इस बात के लिए कि पिक्चर में वो अपने नाम जय श्री राम का नाम रखेंगे, उसमें जो कलाकार है उसको जय श्री राम कहेंगे। तो जरा सोच लीजिए कि जो जय श्री राम के नाम की रोटी तोड़ रहे हैं, सत्ता की कुर्सी तोड़ रहे हैं, उनके कितनी चर्बी इनकी मोटी हो गई है कि वो प्रसून जोशी पूरे 140 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ रहा है। इस प्रसून जोशी के बारे में एक पूरा एपिसोड करूंगा चुनाव के बाद कि चमचागिरी के करके कैसे लूट रहे हैं इस देश में चमचे। ये जरा 4 जून के बाद प्रसून जोशी तैयार हो जाओ बहुत अच्छे से कि किस तरह से वहां पे उत्तराखंड में करोड़ों की जमीन स्टैंप ड्यूटी पर चूना लगाकर, सरकार को चूना लगाकर उत्तराखंड की कैसे तुमने किया है। ये 4 जून इंतजार करिए, 4 जून के बाद करूंगा। पुलिस चुनौती है 4 जून तक, 4 जून के बाद प्रसून जोशी तुमसे फिर बात होगी।
अटल बिहारी वाजपेयी जब 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, तो सबसे पहले बार वाला शब्द तो संजय निरुपम ने ही लोकसभा में इस्तेमाल किया था। किसके लिए किया था सब समझ जाइए, जो राजमाता और कांग्रेस माता और भारत माता सब बनाने में जो चमचे लगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिल्मोग्राफी एंड सोशल टिप्स के सेक्शन में। आज के 5 मुद्दे उठाए हैं डॉक्टर मनीष कुमार ने, डॉक्टर गलत बोल गया, मनीष कुमार ने, पत्रकार ने, और उनके साथ जो सहयोगी पत्रकार हैं और बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं उनसे, सतीश चंद्र मिश्रा जी ने। और ज्वलंत मुद्दे जो आज के हैं पहले बता दूँ, 5 ही मुद्दे हैं, काफ़ी अच्छे उठाए हैं इन्होंने दोस्तों। नंबर 1 चैनल इसलिए मानता हूँ कि ये ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं। मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ क्योंकि इनकी वीडियो 6 बार मुझे कम से कम देखनी पड़ती है। पहला मुद्दा तो वही है, सपा प्रत्याशी ने टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी है। दूसरा मुद्दा है राहुल गांधी ने केरल में पीएफआई की एक और इकाई से, राजनीतिक इकाई एसडीपीआई से वही समर्थन लिया केरल में जो कर्नाटक में लिया था। उसके अलावा प्रसून जोशी सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष बने हुए हैं, उन्होंने केसी बकाड़िया को मजबूर किया अपनी फिल्म से जय श्री राम का नारा हटाने का, वरना फिल्म पास नहीं होगी। वो मुंबई हाई कोर्ट गए हैं। उसके अलावा 2 मुद्दे और हैं जो आपको दिख जाएंगे आगे। मैंने हर चीज़ को हाईलाइट कर दिया है, तो इसलिए वीडियो देख लेते हैं, वीडियो लंबी है थोड़ी। 3, 2, 1। नमस्कार, कैसे हैं आप? पूरे देश में भ्रष्टाचारियों, बेईमानों पर नकेल कसा जा रहा है, तो तिलमिलाहट बहुत तेज बढ़ रही है। अब इस लेवल पर कि वो हर हाल में मोदी से जुड़े हुए बीजेपी के उम्मीदवारों के टुकड़े टुकड़े करने की भी बात करने लगे हैं। पहले मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की बात समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इमरान कुरैशी ने किया। अब अखिलेश यादव के मंच पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी जा रही है। बात चुनाव आयोग तक पहुंचा या नहीं, इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये बौखलाहट दिखा रहा है कि नफरत किस स्तर तक है, ये बौखलाहट किस स्तर तक है। सोनिया गांधी अपने पारंपरिक सीट से मैदान छोड़ चुकी हुई है, राज्यसभा चली गई। बेटा अपने पारंपरिक सीट अमेठी से भागकर वायनाड पहुंचा, तो वायनाड में दोबारा जीत की संभावना खत्म होती दिख रही है। तो वहां देश विरोधी संगठन से हाथ मिलाकर ये क्या संदेश दिया है राहुल गांधी ने, इसे समझना होगा। और सनातन द्रोह पर लगी सोनिया कांग्रेस के साथ संग निभाने के लिए सोनिया गांधी के देवर जी ने अपने सबसे तेज चैनल को कैसे मुहिम पे लगा दिया। सबसे तेज चैनल हिंदुओं को इंटरनेशनली बदनाम करने के लिए क्या साजिश करने लगा कि आज ट्रोल होने लगा। ये सब चीजें महत्वपूर्ण ये है। इस बीच संजय सिंह बेल पे बाहर आकर के नई नौटंकी करना शुरू कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि संजय सिंह की नौटंकी मिसेस केजरीवाल को परेशान करने वाली होगी। इन तमाम चीजों को समझेंगे। सतीश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर अब तो लग रहा है कि इस देश विरोधी तत्वों की परेशानी इस कदर बढ़ रही है कि बौखलाहट चरम पर है। आपको याद होगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी थी। अब तो खुलेआम समाजवादी पार्टी उस समय में अपने बचाव में उतरी थी। आज तो अखिलेश यादव के साथ मंच पर उसके प्रत्याशी ने बीजेपी के प्रत्याशी के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, मैं टुकड़े टुकड़े ना कर दूं, ऐसी धमकी दी। बौखलाहट इस स्तर तक हो गया कि जब योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, अब 80 में 80, उस दिन आप भी ये कह रहे थे कि अब जिस जो स्थिति हो गई है उत्तर प्रदेश में 80 में 80, योगी रोज कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश हो गया है और मोदी जी के रास्ते को, मोदी जी के नैरेटिव को सबसे आगे लेकर उत्तर प्रदेश चल रहा है। और जिस तरह से पूरे देश भर में इस चुनाव के दौरान भी लोग ये मान रहे थे कि चुनाव में कहीं बैक बाउंस ना कर जाए, इसीलिए ईडी कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन इस चुनाव के दौरान केजरीवाल तक की गिरफ्तारी ने सबकी बेचैनी बढ़ा दी कि यदि केजरी की गिरफ्तारी हो सकती है तो फिर अगली बारी किसकी। और इसी बौखलाहट में
जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी के थर्ड टर्म में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अलग अलग नैरेटिव घटे जा रहे हैं, उसकी बौखलाहट इस स्तर तक आई कि खुलेआम मंच पर यह धमकी दी जा रही है कि हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हमारे भाइयों ने तुमको पाया। मुझे दुख इस बात का है कि आज एक मां के 6 लड़के और बाबा की गोली सुनाए हो। मैं उस वीडियो को अपने मोबाइल में रखा हूं, बदल बात दिखाता हूं कि तेरे टुकड़े टुकड़े न करा दिए तो मनोज जी मैं बंदी की औलाद कह रहा हूं। इसमें तो डबल किया है, इसने खुद को कह रहा है कि जाति विशेष का नाम लेकर के अनुसूचित जाति जनजाति का केस भी इसके ऊपर कायदे से बनना चाहिए। कन्नौज टाइम्स मीडिया ने, लोकल मीडिया ने इसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इसको उठाया है, लेकिन नेशनल मीडिया से गायब है। बाद में इसके जुड़े हुए प्रत्याशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और ये देखिए कि यदि हम दिखा पाए कि इसमें बाद में इसको समझाया गया तो कह रहा है कि फिर बाद में इसने कहना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं ये जो ये वोटों के माध्यम से हम टुकड़े टुकड़े करेंगे। फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा प्रत्याशी ने इस बात को सामने रखा है, गौरव दत्त द्विवेदी ने, और उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ लिखित कार्रवाई करेंगे। इसमें तो कई मामले बन रहे हैं। मनीष जी, ये मामला कन्नौज लोकसभा क्षेत्र का है और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र जो है वो 80 जो लोकसभा क्षेत्र है उनमें उसका एक अलग स्थान है। वजह क्या है कि यहाँ से डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, उनको सुब्रत पाठक जो है हराकर पिछली बार 2019 का चुनाव जीते थे। और दर्शकों को याद होगा, मैंने इससे पहले जिक्र किया था कि जब अखिलेश यादव की इस कन्नौज से चुनाव लड़े थे तो वो नीरज मिश्रा हत्याकांड मैंने बताया जिनकी सरकार दी गई तो वो सर कभी मिला ही नहीं, और उसके लिए फिर अटल जी भी लोकसभा में बोले तो उसका हम लोग पूरा एपिसोड कर चुके हैं। तो आज जब अखिलेश यादव जब लड़े तो क्या हुआ था, नीरज मिश्रा हत्याकांड हुआ। और अब जब दोबारा अभी कन्नौज से कौन लड़ेगा ये तय हो चुका है कि कोई ना कोई यादव परिवार का ही लड़ेगा। कोई तेज प्रताप यादव की बात कर रहा है, कोई और किसी यादव की बात हो रही है, लेकिन यह है कि अखिलेश यादव या तो स्वयं लड़ेंगे या उनके परिवार का कोई लड़ेगा। तो उससे पहले ही एक तरह से ये जो कल अखिलेश यादव कल कन्नौज में थे, और कन्नौज में जिस समय अभी हम लोगों ने जो वीडियो दिखाया इसको कॉपीराइट की वजह से भी पूरा नहीं कर रहे, हम दिखा रहे दर्शकों को कि मेरे ट्विटर पर पड़ा है, आप उसको जाकर देख सकते हैं कि कल कन्नौज में अखिलेश यादव के सामने, अखिलेश यादव के मंच से वो गुंडा जो है वो कह रहा था कन्नौज के भाजपा प्रत्याशी को कि तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और टुकड़े टुकड़े ना करा तो मैं भंगी की औलाद। यानी इसने दोहरा पाप किया अखिलेश यादव के मंच पर, अखिलेश यादव के सामने इसने जाति सूचा को एक तरह से वो जो बंगी जाति होती है उसको भी अपमानित किया कि अगर मैंने कन्नौज प्रत्याशी सुब्रत पाठक के टुकड़े टुकड़े न किए तो फिर मैं क्या हूँ। दर्शकों ने सुन लिया, वो तो पड़ा ही हुआ है और यूट्यूब पे भी है कन्नौज टाइम्स के। तो इसके ऊपर तो मनीष जी 2 मुकदमे इस पे होने चाहिए। एक तो जान से मारने की धमकी 307 का यह अपराधी है जो बोल रहा था गुंडा, सफाई गुंडा अखिलेश यादव के मंच पर, और दूसरे इस पर SC/ST एक्ट का भी मुकदमा इसके ऊपर होना चाहिए। ये सीधे सीधे एक जाति विशेष को कैसे गाली देते अपमानित कर रहा है। तो दो और क्योंकि जितने वहां सफाई खड़े थे सबने ताली बजाई अखिलेश यादव के मंच पे, और वो तो सांसद कह रहे हैं कि जब उसने कहा तो अखिलेश यादव ने भी ताली बजाई। ये तो सुब्रत पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसको उन्होंने अपने मंच से कहा है कि ये अखिलेश यादव ने भी इस धमकी पर ताली बजाई। तो भी इसीलिए वो सुब्रत पाठक ने मांग की, चुनाव आयोग से कार्रवाई की और FIR कराने की बात कही है। लेकिन जरा सोचिए कि समाजवादी पार्टी की हताशा कितने चरम पर पहुंच चुकी है कि अब उनको ये समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी से हम नहीं जीत सकते किसी कीमत पर, महंत योगी आदित्यनाथ से हम किसी से कीमत पर नहीं जीत सकते। और अब जो महत्वपूर्ण सीटें हैं जो घर जिसपे समाजवादी पार्टी का एक तरह से गढ़ कहा जाता था, यादव परिवार का घर कहा जाता था, उस कन्नौज में भी जो अपनी हार बिल्कुल दीवार पर लिखी नजर आ रही है। तो बौखलाहट इस सीमा तक पहुंच गई है कि अभी नामांकन नहीं शुरू हुआ है मनीष जी कन्नौज में अभी नामांकन भी नहीं शुरू हुआ है और प्रत्याशी के टुकड़े टुकड़े कर देने की धमकी मंच से देना शुरू कर दी गई है। तो सोच लीजिए कि इस चुनाव में गुंडों की फौज उतारी है समाजवादी पार्टी ने। और अब इसको जरा जोड़िए, ये वही इंडी गठबंधन है कि वो 3 दिन पहले राहुल गांधी बता रहा था कि देश में आग लगने जा रही है और देश बचने नहीं पाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो नेता है वो मंचों पे खड़े होकर सीधे सीधे टुकड़े टुकड़े करने की धमकी सामने वाले प्रत्याशी को दे रहे हैं। और एक ये जो अभी मनीष जी ने जिक्र किया था शुरू में कि जिसने नरेंद्र मोदी के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी दी थी वो इमरान मसूद सहारनपुर से इंडी गठबंधन का प्रत्याशी है। तो एक तरह से हत्या की धमकी के सहारे समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में लड़ना चाहती है। उत्तर प्रदेश में तो कैसा खूनी चुनाव होने जा रहा है इसका संज्ञान गृह मंत्रालय ले, चुनाव आयोग ले और जो एजेंसियां हैं वो उसका संज्ञान ले। अन्यथा ये जो कन्नौज की घटना है, क्योंकि मनीष जी ऐसे चुनाव को किसी मन से किसने किसको धमकी दे दी ये अलग बात होती है, लेकिन अखिलेश यादव के सामने दी गई
और जिस समय उसने बोला उसी समय खड़े होकर किसी को टोकना चाहिए तो वो नहीं टोका गया। वो तो छुटभैया नेता के कान में उसके कह गया कि नहीं तुम कह दो कि वोटों से टुकड़े टुकड़े करेंगे, लेकिन तब तक तो वो कह चुका था। तो उसके दिल में क्या है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा है, ये तो गुंडे ने जो सफाई गुंडा मंच पर गाली बक रहा था, हत्या धमकी दे रहा था, उसने स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है और ये लोकसभा का चुनाव किस शैली में लड़ने जा रही, क्योंकि ये बातें सब कही गई अखिलेश यादव के सामने। तो ये आने वाले दिनों को संकेत कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कैसा खूनी चुनाव होने जा रहा है, और खासकर उस इलाके में जो कन्नौज मैनपुरी का इलाका है, वहां पर क्या हाल होने जा रहा है, क्या कैसी तैयारी है और क्या मन में है समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी ने तो एकदम से इंडिकेट पहले भी कर दिया। क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस के साथ होड़ भले ही गठबंधन करने की बात, लेकिन होड़ में तुष्टीकरण के समाज का, छोटे पैजामा गैंग के वोट के लिए ये जो टुकड़े टुकड़े की बात कि हम ही तुम्हारे रक्षक बन सकते हैं, हम ही तुम्हारे साथ मिलकर के सरतन से जुदा का एजेंडा भी सफल कराएंगे, ये पूरी तरह से टुकड़े टुकड़े की बात किसी बीजेपी नेता के लिए है या एक पूरे सनातन समाज के लिए मैसेजिंग? नहीं मनीष जी, एक पंथ दो काज है, एक पंथ दो काज है, क्योंकि जो भाजपा के प्रत्याशी है कन्नौज से वो डिंपल यादव को हरा चुके हैं। सुब्रत पाठक वहां 2019 के चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी जब अखिलेश यादव ने, तब भी रोक नहीं पाए थे, हारी थी डिंपल वहां पर। तो अब वो और जो भाजपा के प्रत्याशी सनातन का तो प्रतीक है, ये सनातन के प्रति प्रतिबद्ध जो शक्तियां हैं उनका एक प्रतीक कह सकते हैं, आप प्रतिनिधि कह सकते हैं। तो उसको धमकी देने का मतलब सीधे सीधे कि भाजपा की चुनौती है, सनातन धर्म जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनको चुनौती है। तो उसमें कोई आप विभाजन उसमें नहीं कर सकते कि खाली इनके लिए है, केवल वो पूरी पार्टी को चुनौती दे रहा है और सीधे सीधे संदेश वो दे रहा है, जिनका आपने बात की कि ये छोटा पजामा बड़ा कुर्ता, उनको संदेश दे रहे हैं कि देखो केवल हम ही हैं जो विपक्ष में रहते हुए सत्ताधारी दल। और सबसे खास बात, सुब्रत पाठक खाली प्रत्याशी नहीं है मनीष जी, आज की तारीख में अभी सांसद है, वो निवर्तमान सांसद है। तो एक सांसद को जो इस चुनाव वाला प्रत्याशी, उसको सीधे जान से मार देने की धमकी, तो ये बता रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि देखो हम कितने कातिलाना होकर, कितने हत्यारे होकर तुम्हारे समर्थन में खड़े हैं, और भाजपा के विरोध के लिए हम हत्या करने में भी, टुकड़े टुकड़े करने में भी हमें कोई परहेज नहीं है। देखिए आयुष जी वही कह रहे हैं, सतीश जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, लेकिन बस ये पूछना चाहता हूं कि क्या सच में ऐसा लगता है कि इस देश में हिंदू कभी एक होकर के सरकार चुनेगा? अब जब चूंकि ये इसलिए कह रहा, ये इसलिए सवाल महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हर जगह कहा जा रहा है कि ये वोट जो है मुस्लिम वोट कहीं बिखर तो नहीं जाएगा, पूरा प्लानिंग इस देश में आज से नहीं हो रहा, आजादी के बाद से लगातार हो रहा है, ये षड्यंत्र लगातार चल रहा है। आज मैंने सावरकर फिल्म, वीर सावरकर फिल्म जाकर के देख भी ली, पूरा नैरेटिव समझिए कि मैंने भाभी को भी दिखाया, वो फिल्म जानबूझ करके, आमतौर पे फिल्म कम मैं देखता हूं, लेकिन इसलिए क्योंकि हिस्ट्री में बहुत चीजें ऐसी हैं, एक छोटी सी फिल्म में हमें भी बहुत सारी जानकारी नहीं थी, कैसे इतिहास से चीजों को छुपाया गया, और क्या जो सावरकर के माध्यम से भी आजादी मिलती और गांधी को किस तरह से महान बनाया गया, उस फिल्म को देखने से साफ इंडिकेट होता है कि गांधी खलनायक थे। मतलब कैसे खलनायकों को नायक बनाया गया, उसी दौर से वो परंपरा जारी है। इस देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ, लेकिन इस देश में वोट बैंक उसे बना करके एक बड़ी ताकत, मतलब एक जाति को जोड़ करके उसे वोट बैंक करके। तो जो बात आयुष जी कह रहे हैं वो बात वही महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि क्या जब खुलेआम ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, क्या देखिए अखिलेश यादव का आज भी तस्वीर आ रही, किस तरह से वो जाकर के तारीख खाने के लिए अपने घर पे बुलाते हैं, लेकिन वो राम मंदिर उसमें नहीं जाते और कहते हैं ना, एक एनडीटीवी के साथ उसका एक वीडियो भी है कि ना मैं भी पूजा नहीं करता और मुझे लगता है कि आप मेरी पत्नी डिंपल भी पूजा नहीं करती। वैसे आज इस चीज को वो नकार रहे हैं बदले जमाने में, लेकिन क्या सचमुच इस चीज को सनातन भारत समझ पाएगा क्या? मेरे सनातन भारत समझ चुका मनीष जी, सनातन भारत समझ चुका, ऐसे चेहरों को पहचान चुका और इनको दंडित भी कर रहा है। जिन अखिलेश यादव की आप बात कर रहे हैं, तो मैं बार बार उसको दोहराता हूं, अक्सर जब जिक्र आता है कि लगातार 6 चुनाव अखिलेश यादव को बहुत बुरी तरीके से इसी उत्तर प्रदेश में हार का मुंह देखना पड़ रहा है, लगातार 6 बार। मेरे ख्याल से किसी पार्टी का ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा, इतना शर्मनाक रिकॉर्ड नहीं होगा। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव और 2 स्थानीय निकाय के चुनाव जो मेयर के होते हैं, तो वो लगातार 2 चुनाव, तो 6 चुनाव हर स्तर पर, निचले से लेकर उच्च स्तर तक सारे चुनाव हारे, और 7वां चुनाव तो बहुत बुरी तरह से हारने जा रहे हैं। जो 6 से जितनी 6 चुनावों में हार नहीं, शर्मनाक नहीं थी, उससे ज्यादा शर्मनाक हार होने जा रही है। संभवतः आपकी स्कोर 0 होगा। तो ये कोई प्ली नहीं है कि साहब सनातन धर्म और हिंदू एक नहीं हो रहा, सबकी समझ में आ रहा है और सब अपना कमर कर चुके हैं कि इनको दंडित करना है। तो हर सब एक ही जैसे नहीं होते, कुछ होते हैं धूर्त दुष्ट, तो उनमें से कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी लोग इनके चेहरे बहुत अच्छे से पहचान चुके हैं। अन्यथा जरा सोचिए कि 2014 से हार का जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो 2014 में और ज्यादा शर्मनाक होने जा रहा है।
तो इस 10 साल अगर धोखाधड़ी होती, फ्लूक होता, ये एक अपवाद स्वरूप हार हुई होती, तो 10 साल में तो लोग इनकी तरफ पलट के आते। लगातार इनसे करते चले जा रहे हैं, उनको दंडित कर रहे हैं, तो ये दिमाग में शंका कतई मत लाइए, चाहे अखिलेश यादव हो और चाहे वो बच्चा दिल्ली वाला राहुल गांधी। इसके बारे में अभी बात करेंगे, वो कितने खतरनाक इरादों के साथ आ रहा है मैदान में, उसकी क्या तैयारी है और कैसे लोगों के सहारे वो आ रहा है, तो उसको भी बुरी तरह दंडित कर रहे हैं। 2014 में हराया, 2019 में हराया, और उसकी भी स्थिति है कि अब की जब वो हार के हैट्रिक मारेगा तो अब की शायद 25 सीटें भी नहीं आएंगी। इस पे अब तो शर्त इस बात पे लगा रहे हैं लोग कि कांग्रेस 25 पार करेगी या 25 के नीचे रहेगी। तो इस स्थिति में किसने पहुंचाया? जिन आप सनातनियों की बात कर रहे हैं, जिन हिंदुओं की बात कर रहे हैं, ये उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं का तीसरा नेत्र खुला है, भगवान शिव की तरह। वो ये जितने राक्षस रूपी राजनीति में घूम रहे हैं, सबको भस्म कर रही है वो। और जब तक इनकी बुद्धि की शुद्धि नहीं होगी, इनको ये अपने, मेरे ख्याल से मनीष जी, अपने खात्मे की ओर बढ़ रहा है। ये अतीत की चीज हो जाएंगे, इतिहास के पन्नों की चीज हो जाएंगे। इनके सर्वाइवल का मुझे कोई अवसर नजर नहीं आ रहा, ना कोई संभावना दिख रही है। बिल्कुल सर, आप जहां जोड़ रहे थे लाइन को, वहीं मैं आ रहा हूं कि ये अमेठी छोड़ करके राहुल गांधी वायनाड भागा, मतलब पारंपरिक सीट हार की संभावना थी। अब की बार तो अमेठी से चुनाव भी नहीं लड़ रहा, मतलब पूरी तरह से उस पारंपरिक सीट से, जहां संजय लड़ते थे, जहां राजीव गांधी लड़ते रहे, परिवार की पारंपरिक सीट रही, वहां से भागा। और वायनाड में वोटर कौन है ये दुनिया जानती है। इसके बाद भी ये त्रिपुंड भी लगाता है और सनातन को गाली भी देता है, दिलवाता भी है। उसने एसडीपीआई के साथ सांठगांठ कर ली है। तो क्या राहुल गांधी को लगता है कि केरल में जो खेल करेगा वो पूरे उत्तर भारत में राहुल गांधी का खेल भारत नहीं समझ पाएगा? इतना बड़ा षड्यंत्र, मतलब एसडीपीआई पे समझिए कि पीएफआई के साथ, जो पीएफआई बैन कर दिया गया है, जिस पीएफआई पर भारत द्रोह का आरोप है, उसके साथ राहुल गांधी खुलेआम है, और ये आदमी भारत जोड़ो यात्रा पर निकल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा को मनीष जी बहुत बड़ी संख्या में 90% लोग उसको भारत जोड़ो यात्रा कहने लगे हैं, और वो कुछ लोग जो टांट में कह रहे हैं वो बिल्कुल सही प्रतीत हो रही है। क्योंकि अभी आज ही मेरे ख्याल से घोषणा की है, जब इसने वायनाड से नामांकन किया है, तो एसडीपीआई ने घोषणा कर दी है कि हम केरल की 20 सीटों पर और कर्नाटक में, वो कर्नाटक कह रहा हूं, वायनाड की सीट पर हम राहुल गांधी का समर्थन करेंगे। तो एसडीपीआई का दर्शक ये समझ लें कि वो जो पीएफआई जिसके कम से कम 2,500-3 हजार आतंकवादी बंद किए हैं सरकार ने, जो अभी जेलों में है, जिसके सैकड़ों करोड़ रुपए खाते जब्त करके वो भी जब्त कर ली गई है रकम, और उसके ऊपर 28 सितंबर 2022 से प्रतिबंध लगा हुआ है मनीष जी। यानी पिछले 1.5 साल से समझिए, हाँ 1.5 साल के बल्कि 2 साल और हो जाएंगे कि उस पे प्रतिबंध है। और आतंकवादी गतिविधियों में उसकी लिप्तता, संलिप्तता, देश विरोधी, देशद्रोही कार्यों के लिए उसकी संलिप्तता, उसके कारण उस पर प्रतिबंध लगा। और वो प्रतिबंध कितना सच्चा है, उस पर लगे आरोप कितने सच्चे हैं, जरा इस बात से समझ लीजिए कि जब पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसके 2,500-3 हजार गुंडे आतंकी जो है जेलों में बंद किए गए, सैकड़ों करोड़ रुपए उसके सरकार ने जब्त कर लिए, जो बैंकों में हवाला जरिए आए थे। तो पीएफआई ने फैसला किया कि हम इसके खिलाफ, जो हम पे प्रतिबंध लगाए, इसके खिलाफ हम अदालत में अपील नहीं करेंगे। क्यों? अरे प्रतिबंध लगता है किसी पे भी तो आदमी सबसे पहले अपील करने जाता है कि हमारे ऊपर गलत लगाए, क्योंकि उसको मालूम था कि ये जितने आरोप लग रहे हैं इसके बड़े ठोस सबूत हैं और ये सारे आरोप सच हैं। अगर हम कोर्ट में चले गए तो उस पर कानून की मोहर लग जाएगी, हम और ज्यादा नंगे हो जाएंगे। तो उसने अपील ही नहीं की, उसने स्वीकार किया उस प्रतिबंध को। 2,500 हजार उसके जो गुंडे बुर्गे बंद है वो भी अंदर हैं। तो उस पीएफआई की राजनीतिक ब्रांच है एसडीपीआई, और ये कोई चोरी छुपे नहीं, सबको मालूम है। जब पीएफआई पे प्रतिबंध लगाया था सरकार ने, तो उसके साथ 7-8 उससे जुड़े हुए और संगठनों को भी प्रतिबंध लगा था। लेकिन एसडीपीआई पे जो प्रतिबंध नहीं लगा था, उसका कारण समझ लीजिए कि वो तकनीकी रूप से था कि सरकार किसी राजनीतिक दल पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती, और पीएफआई ने खुद, क्योंकि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भाग नहीं लेती थी, तो उसने पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए अपना चेहरा बनाया था एसडीपीआई, जो एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप में जिसने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया था चुनाव। तो उस समय भी सरकार ने स्पष्ट किया था कि एसडीपीआई पे हम प्रतिबंध इसलिए नहीं लगा पा रहे क्योंकि उस पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग कैसे किसी की मान्यता रद्द करता है, उसके अलग नियम कानून है। उस तकनीकी आड़ में एसडीपीआई बच गई थी, अन्यथा वो खुले आम पीएफआई की शाखा है। वो अभी जब पीएफआई पे कार्रवाई हुई, उसने भरपूर विरोध किया, विरोध प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन सब किया। पीएफआई के समर्थन में उसने लगातार मुहिम चलाई, सोशल मीडिया पे, सड़कों पर, सदन के अंदर जहां कई जीते हुए थे। और उस एसडीपीआई का समर्थन की घोषणा हुई, और कांग्रेस कितनी बेशर्मी से और समझिए देश विरोधी चरित्र के साथ, कि अभी तक कांग्रेस के किसी छोटे बड़े नेता ने नहीं कहा है कि हम एसडीपीआई का विरोध करते हैं, हमें उसका समर्थन नहीं चाहिए। और ये कह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर ध्यान हो आपको कि पहले कर्नाटक का जो चुनाव हुआ था, तो उसमें एसडीपीआई ने कहा था कि हम 100 अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे,
फिर उसके बाद उसने कहा कि नहीं, क्योंकि अगर हम कैंडिडेट खड़े कर देंगे तो मुसलमान वोट बढ़ जाएगा, कांग्रेस चुनाव हार सकती है, इसलिए अब हम केवल 4 सीटों पर लड़ेंगे और बाकी सीटों से उसने अपने प्रत्याशी हटा लिए थे और ये कहकर हटाए थे कि हम कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस के समर्थन में अपने प्रत्याशी हटा रहे हैं। और याद करिए मनीष जी, जिस समय कर्नाटक का चुनाव के परिणाम आए थे तो एसडीपीआई के नेता ने कहा था कि अब हमने जो कीमत दी थी वो कीमत वसूलने का समय अब आया है। और उसके बाद से कैसे औरंगजेबी कानून कर्नाटक की सरकार लगा रही है अभी सारी 1.5 साल के अंदर, ये हम सब देख रहे हैं मनीष। बिल्कुल, ये सब चीजें तब चल रही है जब राहुल गांधी लगातार उन्हें बार बार लॉन्च करने के बाद भी दुर्गति ये हो रही है कि राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं, जिन जिन जगहों पे पार्टी पूरी तरह से खात्मे की कंडीशन में है। अब देखिए कि कुछ लोग अलग अलग ढंग से फैक्ट जारी कर रहे हैं। आज देखिए कि बीजेपी में ये जो पहलवानों को लेकर के नौटंकी की थी, ऐसे कुछ लोगों ने नाराजगी अपनी जाहिर कर दी, लेकिन राजनीति का खेल समझना बहुत मुश्किल है। ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है कि राहुल गांधी के एक्टिव होने के बाद इस लॉन्चिंग में क्या हो रहा है। आज विजेंदर सिंह जो है वो बॉक्सर, उसने कल के उसके ट्वीट को देखिए, कल तक वो क्या कर रहा था, आज कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में। सुनील जाखड़ पंजाब का अध्यक्ष, आपको याद होगा पंजाब चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि मैं सुनील जाखड़ जी के साथ कमरे में बैठा हुआ था, जितनी इनको पंजाब की समझ है उतनी किसी को भी समझ नहीं है। अध्यक्ष रहते हुए सिद्धू के साथ दाव दिया, वो सुनील जाखड़ इधर आ गए। अशोक चौहान महाराष्ट्र वाले प्रदेश अध्यक्ष रहे। रणवीर बिट्टू, ये भी पंजाब में कांग्रेस का जो बचा खुचा चेहरा यही था, हाल की बात है। मिलिंद देवरा हफ्ता भर की बात है। कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब में कांग्रेस का मतलब कैप्टन अमरिंदर हुआ करता था। आरपीएन सिंह, मैं जब कांग्रेस कवर करता था तो आरपीएन सिंह पब्लिकली, मतलब हम लोग पत्रकारों के बीच ये दावा करते थे कि राहुल गांधी के सबसे क्लोज मैं ही हूं। परनीत कौर, ये लंबी लिस्ट है, ये लंबी लिस्ट है। और जितिन प्रसाद, मधु कोड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये सब कुछ राहुल गांधी के लिए हो रहा है। मैं बात यहां इसलिए ले जा रहा हूं, इस पे चर्चा करते समय में, ये पूरा आदमी पार्टी को खत्म कर रहा है। लेकिन देखिए कि सोनिया गांधी लॉन्चिंग में लग रही है और अपने देवर के चैनल को, जो आज तक जिसे कहा जाता है, उस आज तक चैनल में आज सबसे ज्यादा सर ये ट्रेंड कर रहा है। आज तक चैनल, आज तक चैनल को मैं जब देख रहा था कि ये देखिए हिंदुओं से इसकी घृणा इतनी है, ये ऑफ इंडिया ने बनाया कि 12 साल की बच्ची से 63 साल के पादरी ने जो शादी की, उसको आज तक ने उस खबर को बना दिया उसे पुजारी, मतलब पादरी को 63। ये देखिए आज तक की खबर, ये खबर ये है, विदेश की खबर है, हाँ, ये भी एशिया की भी खबर नहीं है। 63 साल की पुजारी ने 12 साल की लड़की को बनाया दुल्हन, मतलब इस पादरी को इसने पुजारी बना दिया। जैसे जेम्स राय के चेलों ने शाहरुख खान जो दिल्ली दंगाई था उसे अनुराग मिश्रा बना दिया था। ये लगातार मुझे लगता है शायद आपने भी इस पोस्ट इस पे एक ट्वीट किया हुआ है। ये पूरा खेल बताता है कि किस स्तर तक आज तक जो है वो अपने आका के लिए कहां जा रहा है। ये देश का अपने आप को सबसे तेज कहने वाला चैनल, आपको क्या लग रहा है कि ये एजेंडा सिंपली बस एक खबर में मिस्टेक, अपने आप को गलती कहा जा रहा है कि कुछ चीजों को उसने सुधार कर लिया है, ये मामला वहीं तक है या खेल बहुत खतरनाक है सर? नहीं मनीष, ये गलती हुई क्यों? ये गलती हुई क्यों? कि घाना यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर, घाना का वो अफ्रीकी पादरी, उसको पुजारी लिखने का क्या मतलब था? कि कहाँ पुजारी लिखा जाता, कहाँ कहा जाता, तो हिंदी में उसको पादरी कहा जाता है। तो ये एक बड़ा सोचा समझा, ये फिर वही टूल किट वाली जो जिसको सोरोस से पैसा मिल रहा है। और इसका इस दर्शक ये समझ लें कि इस ट्वीट का, आज तक की इस खबर का, आज तक की साजिश का एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है। इससे यहाँ कुछ होना नहीं है। वो तो है हजारों किलोमीटर दूर घाना बैठे हैं दोनों जिन्होंने शादी की है वो लड़की। इसका यह है कि इस तरह की हेडिंग लगाकर हिंदू धर्म के प्रति घृणा उत्पन्न करो। जैसे पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। नहीं मनीष जी, ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत है। और आज तक ग्रुप का पूरी सोची समझी साजिश है। आज तक ग्रुप इसमें कैसे शामिल है? क्योंकि ये गलती केवल आज तक ने नहीं की, आज तक के साथ ही साथ आज तक का वो जो बगल बच्चा कह लीजिए, वो गोद लिया हुआ बच्चा कह लीजिए, अवैध बच्चा कह लीजिए, वो लल्लन टॉप वाली में जो चलाता है अपनी यूट्यूब का चैनल, उसने भी बिल्कुल यही लगाया, उसने भी बिल्कुल यही हेडिंग लगाई कि पुजारी ने 12-13 साल की बच्ची से शादी की। इन्होंने अपनी हेडिंग लगाकर यही हिंदुत्व पे कीचड़ उछाला, हिंदू धर्म पे कीचड़ उछाला और हिंदू मंदिरों में जो पुजारी होते हैं उनके ऊपर कीचड़ उछाला। ये कभी किसी मौलवी के ऊपर इस तरह की हेडलाइन के नहीं लगाते। और एक नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों घटनाएं होती जब मौलवी ने 13 साल की बच्ची से बलात्कार किया। तो अब 13 साल, 8 साल, 4 साल तक की, अभी कुछ दिन मेरे ख्याल से हफ्ता भर पहले किए कि 4 साल की बच्ची के साथ मौलवी ने, मौलाना ने बलात्कार किया। उसको इन्होंने लिखा कि बच्ची के साथ मौलवी का बलात्कार या मौलाना का बलात्कार नहीं लिखेगा आज तक।
क्योंकि उसको पैसा मिलता है हिंदुओं पर कीचड़ उछालने का, हिंदू धर्म पर कीचड़ उछालने का, हिंदू धर्म के जो प्रतीक है मंदिरों में जो पूजा कराते हैं पुजारी, उन पर कीचड़ उछालने का। तो ये क्योंकि पूरा ग्रुप आज तक और उसके मैंने कहा ना, वो अवैध बच्चा है, बगल बच्चा है, गोद लिया हुआ बच्चा है, पर है वो आज तक का ही बच्चा। वो क्योंकि सोशल मीडिया पे जड़ें फैलानी थी तो बहुत कारपोरेट तरीके से उसकी जड़ें फैलाई गई है, बड़ा उसका सर्कुलेशन कराया जाता है वो आज तक का ही इसी अरुण पुरी का ही, जिसको मनीष जी सोनिया गांधी का देवर कहते हैं, ये उसी की एक गैंग है जो सोशल मीडिया पे उतारा उसको लल्लन टॉप के नाम से। उसने भी यही कुकर्म किया है, यही करतूत किया हिंदुत्व पर कीचड़ उछालने का, उसने भरपूर प्रयास किया। लेकिन मनीष जी समस्या यह है कि बोलेगा कोई नहीं, क्योंकि बाकी जो मीडिया है सब वो कल कोई और करेगा इस कुकर्म को। लेकिन आप लोगों को समझने की जरूरत है कि ये क्या है, कैसा एक हिंदुत्व के खिलाफ चौतरफा हमला चल रहा है, चौतरफा। और ये इसलिए समझना जरूरी है, मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि अरुण पुरी राजीव गांधी के मित्र रहे, और जब सोनिया गांधी को पहली बार बुलाया गया था, इस सरकार के दौरान की बात कर रहा हूं, 2018 में संभवतः जब आज तक पे बुलाया गया था, तो ऐसे पेश किया गया था कि इस भारत देश की महारानी है वो। तो ये जानबूझ करके नहीं किया गया एक ही। और मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं कि जो आप जो भी समझते हैं कि चैनल पे फलाना आ गया, वो एक तिहारी आ गया तो राष्ट्रवादी हो गया, आज तक यही नैरेटिव है। ये सब जोकर होते हैं। जैसे एक महिला आज के डेट में बड़ा सनातनी और ये बन रही, तो ठीक है, चलिए अपनी दुकान वो अच्छा चला रही है। अभी देखिए प्रधानमंत्री मोदी आए थे उसी चैनल पे, तो वो राजदीप सरदेसाई गायब था, तिहारी गायब था। ये सब दुकान चलाने के लिए लाए जाते हैं कि चैनल का एजेंडा तो कुछ और है। चैनल का एजेंडा तो अपनी भौजाई के लिए भारत सनातन द्रोह का है, लेकिन एक आध तिहारी जो रंगा सियार बन के राष्ट्रवादी सब बना हुआ है, उनके माध्यम से अपनी दुकान चला जाए। क्योंकि कोई भी चैनल यदि उसके ऊपर ये टैगलाइन लग जाएगा कि वो सनातन द्रोही है, तो बंद हो जाएगा। इसीलिए कुछ तिहारी, कुछ चौहारी ये सजाए जाते हैं दुकान पर। कुछ लिपस्टिक जो सतीश सर हमेशा कहते हैं, ये जो जोकरों की जो समूह है जिसको आप लोग मान लेते हैं राष्ट्रवादी है, ये इसीलिए लाए जाते हैं क्योंकि यदि इन चैनलों की पर ये टैग लग जाएगा कि सनातन द्रोही है, आप जब इसे देखना बंद कर देंगे तो आज के दौरान इसीलिए यूट्यूब से इन लोगों की दुकान चलती है। यूट्यूब से इनकी दुकान इसीलिए चल पाती है क्योंकि इन्हें टीवी लोगों ने देखना बंद कर दिया है। अब जब आप मोबाइल खोलते हैं तो स्लाइटली कभी स्लाइड करके आपके पास वो आ जाता है, आप देखते हैं। सर ये क्या आपको लग रहा है कि इतना बड़ा जोखिम, जब भी पूरा देश का मिजाज बदल चुका है, फिर इतना बड़ा जोखिम हिंदू द्रोह का, सनातन द्रोह का ये टीवी चैनल कैसे ले पा रहे हैं? हाँ मनीष जी, मैं यही याद दिलाने जा रहा था, बताया कि दर्शक इसको जरा याद कर ले कि 2018 में जिस वक्त मनीष जी बात कर रहे हैं, तो एक जरा उसको अगर आप YouTube पर देखेंगे, जो सोनिया गांधी के लिए जो मंच तैयार किया था आज तक में, वो वैसा मंच तो भारत के प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने आज तक नहीं तैयार किया। 2-3-4 बार नरेंद्र मोदी आज तक के कार्यक्रम में जा चुके हैं। जरा अभी भी गए थे कुछ दिन पहले, वो मंच देख लीजिएगा जो सोनिया गांधी के लिए मंच सजा था, वो देख लीजिएगा, जमीन आसमान का फर्क है। तो कैसा कांग्रेस भक्ति में लगा है, तो वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं ये जो कुकर्म हुआ है, इस तरह से हिंदू पुजारी के हिंदू धर्म पे जो चोट करने की कोशिश की गई है, ये कोई संयोग नहीं है, कोई अपवाद नहीं है। इसका कारण आप समझिए कि जिस समय 2018 में ही मनीष जी, जिस समय वो कैम्ब्रिज एनालिटिका पकड़ी गई थी और उसका पूरा पर्दाफाश किया था, स्टिंग ऑपरेशन इंग्लैंड के एक पत्रकार ने करके बताया था कि किस तरह से कांग्रेस से पैसा लेकर ये हिंदुस्तान में बवाल कराने की वो पूरी साजिश तैयार कर रहा, प्लानिंग कर रहा। वो जो 2019 के चुनाव में कांग्रेस के लिए ये काम करेगा कैम्ब्रिज एनालिटिका, उसके जो सीईओ था उसने स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसको खुल के बोल रहा था। उसमें मनीष जी एक बात और उजागर हुई थी कि उस कैम्ब्रिज एनालिटिका ने हिंदुस्तान के 68, फिर से बता दूं 68 पत्रकार और संपादकों को हायर किया था कि तुमको इतना पैसा हर महीने दिया जाएगा। 68 पत्रकार, हमारे यहाँ पता नहीं मोदी सरकार ने क्या संकोच है, क्या शर्म आती है कि उनके नाम आज तक डिस्क्लोज नहीं किए गए। तो कुछ कानूनी इसको पहलू होगा कि सरकार के पास वो सारे नाम एजेंसियों के पास पहुंच गए थे। उन 68 पत्रकार या संपादक उनके लिए थोड़ी था, उनको थोड़ी इसमें पैसा दिया था। जो रिटायर होकर घर में बैठे हैं वो इसी तरह के लोग होंगे कि तुम कैसे किसको क्या अटैक करना है। तो ये जो वो घाना के पादरी को ये अफ्रीकन हफ्सी ईसाई, उसको पुजारी लिखकर और एक तरह से हिंदू धर्म को लांछित करने का जो कुकर्म हुआ है, तो ये कैम्ब्रिज एनालिटिका तो खत्म हो गई। अब की जार्ज सोरोस का पैसा बढ़ रहा है, तो वो कैम्ब्रिज एनालिटिका तो कांग्रेस से पैसा ले रही थी। वो तो 8,000 करोड़ की थैली लेके बैठा है, कसम खा के बैठा है कि नरेंद्र मोदी को हटाना है, हिंदुत्व को मिटाना है भारत से, और ये 8,000 करोड़ रुपया मैं खर्च करूंगा। उसने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। तो 8,000 करोड़ रुपया को रोड पर निकल के पैसा थोड़ी उड़ाएगा वो इन्हीं लोगों पे उड़ाएगा कि तुम हिंदुत्व पे अटैक करो, तुम मोदी पे अटैक करो, तुम सरकार पर अटैक करो, तुम किसको क्या क्या करना है, तुम किसकी जय जयकार करो। तो ये जार्ज सोरोस की थैली बोल रही है जो इस तरह के हिंदुत्व के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। और मौलाना जब मस्जिद में करता है
मदरसे में बलात्कार करता है तो ये चुप्पी साध लेते हैं, मुर्दों की तरह चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि इनको पैसा नहीं दे रहा मनीष जी, क्योंकि मौलाना साहब में तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर हिंदू पे कलंक उछालेंगे तो 4 सरोज की थैली खुल जाएगी। सीधा सीधा खेल ये है। और मैंने बताया कि याद करिए, नहीं तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि कैम्ब्रिज एनालिटिका की जो सूची मिली थी उसमें 68 पत्रकार वो छोटे मोटे नहीं थे, पत्रकार और बड़े संपादक, उनको पैसा कैम्ब्रिज एनालिटिका दे रही थी। वो उनके पेरोल पर थे लाखों रुपए महीने के। बिल्कुल, और इसीलिए कुछ लोग लिख रहे हैं शेषुराम जी, चूंकि जापान से हैं और वो इतनी रात उनके यहाँ तो बिल्कुल सुबह होने वाली है, लगातार शो देखते हैं देर रात अपने यहाँ जग करके। वो कह रहे हैं कि आज तक को माफी मांगनी चाहिए और आप लोग माफी नहीं, मतलब इनको किसी तरह से माफ, तो इसलिए बाइकाट आज तक जो ट्रेंड कर रहा है उसे लगातार ट्रेंड कराइए, उससे आगे तक बढ़ाइए। बहुत सारे लोग कि आईएनबी मिनिस्ट्री को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए। और ये जो फेक न्यूज का नया कानून बना है सर, आपको क्या लग रहा है कि इसमें इस चपेट में इसको, क्योंकि मोदी ने एक तरह से कुछ मंच पर भी लोगों को जलील किया था। अब चूंकि ये बड़ा मंच है, सबसे पुराना न्यूज चैनल है तो सबसे बड़ा तो हो ही गया हुआ है, लेकिन इतनी बड़ी टीम में ये गलती नहीं हो सकती, मानवीय भूल नहीं है। मानवीय भूल कई बार लाइव समाचार करते समय हम लोग जब बात करते हैं कई बार शब्द इधर से उधर हो जाते हैं नाम में, ये मानवीय भूल नहीं है। ये एक वेबसाइट की खबर है, मतलब पूरी तरह से प्लानिंग करके एक बड़ा षड्यंत्र है। मैंने कहा तो मनीष जी एक कर दी गलती, वो लल्लन टॉप वाले ने गलती, बिल्कुल वही गलती क्यों कर दी। और फिर सबसे खास बात जो मैंने उस दिन बोल दिया था, ये 2.5-3 लाख रुपए लेकर जो एडिटर बैठते हैं, जो क्या टिकर चलेगा, क्या इस पे हेडिंग लगेगी, वो पागल है, सीढ़ी है या अनपढ़ है, मदरसे में पढ़े हैं, उनको नहीं मालूम कि इस हेडलाइन का मतलब क्या निकाला जाएगा। तो उनको सब मालूम है, वो बड़े शातिर है, सिर्फ पैसा बोल रहा है मनीष जी, पैसा बोल रहा है। और फिर अब कुछ बातें मैं अभी कहना नहीं चाहता क्योंकि चुनाव का मामला तो बड़ी आग लग जाएगी, तो इसलिए मैं कि कैसे ये जो राम के नाम पे मौज ले रहे हैं, वो कितना उनकी चर्बी कितनी उनकी मोटी हो गई है, उनके कैसी चर्बी चढ़ी है। एक थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ मनीष जी, मैंने आज पढ़ा अखबार में कि वो जो हम लोगों ने जय श्री राम वाला काम मुद्दा उठाया था, जिसमें केसी बुकारिया ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन जय श्री राम नहीं हटाऊंगा। आखिर जब दोबारा बुलाया तो दोबारा सेंसर बोर्ड ने फिर कहा कि जय श्री राम तो तुमको हटाना पड़ेगा, नहीं तो तुमको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। और अब केसी बुकारिया बॉम्बे हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ने गए हैं इस बात के लिए कि पिक्चर में वो अपने नाम जय श्री राम का नाम रखेंगे, उसमें जो कलाकार है उसको जय श्री राम कहेंगे। तो जरा सोच लीजिए कि जो जय श्री राम के नाम पे रोटी तोड़ रहे हैं, सत्ता की कुर्सी तोड़ रहे हैं, उनके कितनी चर्बी इनकी मोटी हो गई है कि वो प्रसून जोशी पूरे 140 करोड़ हिंदुओं पर भारी पड़ रहा है। तो ये अगर आज तक नंगे होकर नाच रहा है तो नाचेगा मनीष जी। अभी ये तो बहुत मजबूत है। वो एक भाड़ जो है बंबई का, वो प्रसून जोशी, उसने दोबारा लौटा दिया और अब पिक्चर में जय श्री राम कहा जाएगा। इसके लिए केसी बुकारिया को मुकदमेबाजी करने बंबई हाईकोर्ट जाना पड़ा है। तो ये इसीलिए मैंने ज्यादा इस समय बोल नहीं रहा क्योंकि चुनाव का मामला है, क्या बोलूं इसमें। बिल्कुल, लेकिन निश्चित रूप से पब्लिक है कि सब जानती है, इसीलिए आप माहौल निश्चित रूप से बाइकाट आज तक और जो प्रसून जोशी के लिए कह रहे हैं, यदि दर्शक चाहेंगे तो प्रसून जोशी के बारे में एक पूरा एपिसोड करूंगा चुनाव के बाद कि चमचागिरी के करके कैसे लूट रहे हैं इस देश में चमचे। ये जरा 4 जून के बाद प्रसून जोशी तैयार हो जाओ बहुत अच्छे से, किस तरह से वहां पे उत्तराखंड में करोड़ों की जमीन इस टाइम की ड्यूटी पर चूना लगाकर, सरकार को चूना लगाकर उत्तराखंड की कैसे तुमने किया है, ये 4 जून इंतजार करिए, 4 जून के बाद करूंगा। बिल्कुल, हम सब निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें हैं जिसको नेशन हित में क्या है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमें लगता है कि राष्ट्र हित में आपकी प्रायोरिटी क्या है, इसीलिए हम लोग बहुत कुछ इस लिहाज से ध्यान रखते हैं। हाँ, ये बता रहा हूँ कि वो बड़े उद्देश्य का, बड़े लक्ष्य का नुकसान हो जाएगा क्योंकि इस चमचे को भी हम लोगों को ढोना पड़ेगा, इस चमचे को बोझा ढोना पड़ेगा। ये मजबूरी मान ली है इस देश के प्रधानमंत्री ने भी, तो ढोएंगे हम लोग ढोएंगे क्योंकि देश बड़ा है। लेकिन 4 जून के बाद इसको नहीं ढोएंगे और देखे कब तक ये नंगा नहीं होगा। देखे कैसे आस्तीन के साथ हम लोगों को दूध पिलाना पड़ रहा है मजबूरी में। ये हमारी मजबूरी का फायदा है, करने दो, देखे कितना ही नंगा होकर नाचता है ये। बिल्कुल सर, इसी ढंग से नाच रहा था ना मनोज मुंतसिर, माफी भी मांगा, सब कुछ किया, लेकिन कहा कोई नहीं जाना। खुली चुनौती है 4 जून के बाद प्रसून जोशी तुमसे फिर बात होगी। ऐसे लोगों की बिल्कुल खैर नहीं, जो लोग लिख रहे हैं कि इसकी खैर बिल्कुल है, और हम लोग इसलिए कहते हैं जब बड़े लक्ष्य सामने हो। सर मानी चाहिए मनीष जी, आज तक या लल्लन टॉप की हिम्मत क्यों नहीं पड़ेगी कि वो हिंदू धर्म पर कीचड़ उछाले, जब एक बंबई का भाड़ वो जय श्री राम के नाम पे आपत्ति कर रहा है। और हिंदुस्तान में जहां 500 साल लड़ाई लड़ी गई, 140 करोड़ हिंदुओं के आराध्य जय श्री राम, वो कह रहा तुम अपने पिक्चर से जय श्री राम का नाम हटा दो। तो ये मतलब डूब मरने वाली बात है। मैं तो उस दिन मैंने कहा था कि क्या कर रहा है आरएसएस और क्या कर रही है विश्व हिंदू परिषद, या चमचे के आगे वो भी नतमस्तक है।
बिल्कुल, ये बहुत गंभीर मामला इसीलिए भी है। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट में मामला जो जूते की कहां पड़ने हैं, जरूर से मुंबई हाईकोर्ट इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लेगा। लेकिन चीजें चल रही है सर। आज आपने पीछे आप काठ का घोड़ा किसी को कहा था, आज मैं देख रहा था एक वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं लीक हो गई है। अब स्थिति ये हो गई है कि खड़गे साहब खुद ही उन्हें एहसास होने लगा है कि किस तरह से धक्का मुक्की मार करके उन्हें अपमानित किया जाता है। मैं आज वो देख रहा था उस वीडियो को, तो मुझे लगा कि ये चीजें समझनी चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है कि खड़गे को क्या जानबूझ करके कांग्रेस में अपमानित किया जा रहा है। मुझे लगा कि कई बार चुके हम लोगों ने इसको देखा है, सिर्फ पोस्टर बॉय बना करके इन्हें रखा गया है अपमानित करने के लिए। व्यवस्था करना आपको हजारों लोगों चार पांच लोगों में ढकला ढकती और डिसिप्लिन नहीं, मेरे को ही ढकल से बात करते पड़ेंगे, उनका भी प्रशंसा करो, वो करो। ये दूसरी बात हो रहा है, ऐसी पीड़ा है जहां पार्टी में वहां ये उम्मीद पाले बैठे हैं कि एक सिंबल के रूप में एक दलित व्यक्ति को कांग्रेस ने अध्यक्ष तो बना दिया। राहुल गांधी दलित दलित कर रहे हैं, लेकिन कैसे अपमान की पीड़ा में कि हमें धक्का दे दिया जाता है। मंच पे साइड कर आप देखे होंगे कई बार लोग ये समझते हैं कि भाई अध्यक्ष तुम्हारा राहुल गांधी है, मालिक तुम्हारा राहुल गांधी है, इन्हें साइड कर दिया जाता है। ये पीड़ा आज उद्धव खड़गे ने खुद ही अपनी जाहिर कर दी है। मनीष जी जरा गौर करिए कि मैंने खबर देखी कि उस मीटिंग में कुल 300-400 लोग थे, और वो तो खुद बोल रहा है खड़गे, जो बाइट अभी आपने सुनवाई कि इधर हल्ला बता रहे थे कि हजारों लोग आएंगे, 300-400 लोग भी बड़ी मुश्किल से तुम लोग लाए हो, तो खड़गे एक तरह से उनको डांट रहा है। तो जहां हजारों आदमी आना था वहां पे 300-400 आदमी आया, उन 300-400 आदमी भी खड़गे के साथ धक्का मुक्की हो गई। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत जरा समझिए कि है क्या, कि खड़गे के साथ धक्का मुक्की कौन कर रहा था वहां पे। तो वो जो काठ का घोड़ा मैंने आज से साल 1.5 साल पहले कहा था, वो लगातार घटनाएं इस तरह की हो रही हैं। कभी राहुल की कोर्ट पे नाक पहुंच देता है, कभी इसको इस तरह धक्का मुक्की होती है 300-400 आदमियों के बीच में। तो वो पार्टी तो मनीष जी क्या आज एक और खबर, वो तो वीडियो भी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि वो जो दानिश अली बसपा से कूद के कांग्रेस में आ गया था, अमरोहा से चुनाव लड़ रहा है, उसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कोई गठबंधन है, तो इंडी गठबंधन का वो उम्मीदवार है। तो आज पता चला है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसको जुटियाया है, मतलब बहुत बुरी तरह से उससे निपटे हैं। तो वो अपने साथ चोटों को सेक रहा होगा। तो इस तरह से जो जूते में दाल बटनी हम लोगों ने जून में गई थी, वो अब दाल जो है उस समय तो पटना में बटी, बंगलौर में बटी, बंबई में बटी, अब वो एक एक सीट पे बट रही है, एक एक सीट पे बट रही है। और स्थिति ये हो गई है कि मुंबई में जो प्रभावशाली, आपने पिछले दिन भी कहा था संजय निरुपम अब जो है मुंह खोल गए। आपने उसी दिन कहा कि संजय निरुपम, पिछले दिनों की संजय निरुपम ने विद्रोह शुरू कर दिया है, उसकी सीट पर शिवसेना ने अपनी उम्मीदवार खड़ा कर दिया। आज ट्वीट संजय निरुपम का जो है, कांग्रेस पार्टी मेरे लिए ज्यादा ऊर्जा और स्टेशनरी ना नष्ट करे, बल्कि अपनी बची कुछ ऊर्जा और स्टेशनरी का इस्तेमाल पार्टी को बचाने के लिए करे। वैसे भी पार्टी भीषण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। मैंने जो 1 हफ्ते की अवधि दी थी आज पूरी हो गई है, कल मैं खुद फैसला ले लूंगा। तस्वीर अभी राहुल गांधी के साथ है उस ट्विटर में संजय निरुपम की सर। हाँ, तो अब कायदे से मिलिंद देवड़ा के छोड़ देने के बाद बंबई के अंदर एक ही कद्दा और नेता बचा था, वो भी कल जैसा ट्वीट है जो चर्चा चल रही सोशल मीडिया पे, तो वो भी छोड़ के वापस घर लौटेगा, क्योंकि शिवसेना संजय निरुपम की शुरुआत जो है शिवसेना से ही थी। और जरा ये भी बता दो कि जो नाटी है वो संजय निरुपम की चमचागिरी करता था। संजय निरुपम उस सामना अखबार के संपादक हुआ करते थे, तब नाटी वहां जुगाड़ में लगा रहता था। मतलब वही वाली बात, पान ले आओ, सिगरेट ले आओ, ये किया करता था संजय निरुपम का। तो वो तो संजय निरुपम के हटने के बाद नाटी ने वहां अपनी घुसपैठ बनाई। तो संजय निरुपम तो ओरिजिनल तो वो शिवसेना की ही प्रोडक्ट है, शिवसेना का ही बनाया हुआ है। और 96 में मैं पहले भी बता चुका हूं कि 96 का जो अगर आपको डिबेट मिल जाए लोकसभा के, अटल बिहारी वाजपेयी जब 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, तो सबसे पहले बार वाला शब्द तो संजय निरुपम ने ही लोकसभा में इस्तेमाल किया था। किसके लिए किया था सब समझ जाइए, जो राजमाता, कांग्रेस माता और भारत माता सब बनाने में जो चमचे लगे रहते हैं, उसके लिए सबसे पहले बार वाला संजय निरुपम ने ही कहा था। और उसी संजय निरुपम को बाद में कांग्रेस अपनी गोद में बैठाला, फिर कंधे में बैठाला, फिर खोपड़ी में बैठाला, सांसद बनवाया मुंबई से। तो कांग्रेस तो वो कांग्रेस अब रही नहीं, एक नाम का खाली नेम प्लेट वो है, बाकी माल अंदर सब बदल चुका है। सर आज एक और संजय जेल से बाहर आ गया। तिहाड़ जेल से बाहर आने की उसकी शर्तें बहुत गंभीर लगाई गई है कि वो इस
शराब घोटाले के बारे में जो उसकी भूमिका है, इस पर कोई चर्चा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। लेकिन राजनीति की अपनी एक मजबूरी होती है। हम लोगों ने कल इसका विश्लेषण किया था कि केजरी का जेल जाना और संजय सिंह का बेल मिल जाना स्ट्रेटेजी के तहत ईडी का सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह के जमानत का विरोध ना करना, जिस संजय सिंह के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कहा कि ये आदमी इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है, वो अब केजरीवाल को कह रहा है कि सरगना है। तो संजय सिंह को बेल देने के लिए ढील, जिस मामले में मनीष सिसोदिया की न सिर्फ पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई, क्यूरिटी पिटीशन भी, बेल के मामले में क्यूरिटी पिटीशन खारिज होते हुए मैंने आज तक, मुझे ध्यान नहीं है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में इस स्तर तक लोग गए हों। मनीष सिसोदिया की यह गत हुई, सत्येंद्र जैन दोबारा से उठा करके जेल में डाल दिया गया। वैसे में संजय सिंह के बेल को लेकर के माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर खेल होगा। ये भाभी जी जो समझ रही थी कि हम पार्टी मेरे कब्जे पे होगा, आज जेल से जो ही संजय सिंह बाहर निकला अपने पूरे रूप में ही था, एकदम से वही उदंडता, वही टिकट का जो धंधा सुल्तानपुर का लोग कहते हैं, ये तस्वीरें आई हैं। लोग उसके ऊपर फूल भी फेंके हैं, लेकिन ऐसा देखा गया कि मिसेस सिद्दीकी जेल से बाहर आते ही जो ही संजय सिंह बाहर आया, आप ये वहां पहुंच गए और इस तरह की तस्वीरें सामने आई है। लेकिन ये बेचैनी आपको क्या लगा? दूसरी तरफ हाईकोर्ट में आज याचिका थी केजरीवाल की कि मेरे ऊपर पूरा केस खत्म कर दिया जाए, लेकिन जैसी ठुकाई ईडी की तरफ से हुई है, उससे लग रहा है केजरी की परेशानी तो अभी बहुत बढ़ने वाली है। उस बीच संजय सिंह का बाहर आना और ये फुदकना, चुनाव के पहले की राजनीति आपको क्या दिखाई दे रही है? ना मनीष जी, वो उसकी प्रवृत्ति है, वो न्यूसेंस वैल्यू है उसकी। बाकी उसमें कोई गंभीरता नहीं कि उसको आगे कोई कल से कुछ पलट देगा, कोई राजनीति पलट देगा, या कोई जो आप कह रहे हैं ना सुनीता केजरीवाल के हटा के शायद वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो जाएगा, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। वो इस लायक है ही नहीं, वो इस लायक है ही नहीं। जो आदमी जरा सा क्षमतावान होता था उसको केजरीवाल ने बहुत पहले बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये सब उसके मालूम है, उसको बड़े सतही संसदीय बाहुबली है। हाँ, बस लठैत बाहुबली तो थोड़ा उसमें तो गंभीरता आ जाती है। बाहुबली दमदार होता है, ये लठैत है कि जहां चाहे जुझा दो, चला जा जेल तो चला जाने तो ठीक है, फिर अपनी टीम में आ गया। तो ये इसने निकलते हुए सब काम शुरू किया। ये इससे ये कोई आके बड़ा गंभीर राजनीतिक प्रभाव डाल देगा, कोई छाप छोड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इसको इसका इलाज दीजिए, बड़ी इसके गर्मी सवार है, अभी रुक जाइए। मैं इसकी गर्मी का इंतजाम वो पंजाब वाला एयर कंडीशन करेगा, जो एयर कंडीशनर वहां पे हैवी ड्यूटी लगा है। ये यहाँ पे गर्मा रहा है, इसकी गर्मी सब उतर जाएगी, थोड़ा सा इंतजार करिए। मैंने कहा कल जरा केजरीवाल का फैसला आ जाए और केजरीवाल 2-4 महीने अंदर रहे, तब तक भगवंत मान को टाइट होने दीजिए। तो ये गर्मी, एक कहावत है ना हमारे यहाँ कि सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। तो प्रधानमंत्री मोदी तो इससे लड़ने आएंगे नहीं, अमित शाह इससे लड़ने आएंगे नहीं, जेपी नड्डा इससे लड़ने आएंगे नहीं। चाहे जितना बको, उल्टा सीधा बको, उछलो कूदो नाचो, कुछ भी करो, जरा सा टेढ़ा आदमी मिल जाता है। तो याद दिला दूं, इसकी सारी नंगई एकदम हवा हो गई थी जब उपराष्ट्रपति ने जरा सी अपनी निगाहें टेढ़ी कर दी थी। याद करिए, राज्यसभा में टेबल पे चल के कूदने नाचने लगा था, ये जो कभी नहीं किया। मतलब हल्ला गुल्ला प्ले कार्ड दिखाना तो होता था, लेकिन ये पहला सांसद है कि ये राज्यसभा में जो आप देखते हैं बेंच लगी होती है, उस टेबल पे चढ़ के नाचने कूदने लगा था। और जब उन्होंने इसको निष्कासन किया था तो इसकी बिल्कुल दुम सीधी नजर हो गई थी। और उसके बाद से न तो राज्यसभा के बारे में, न उपराष्ट्रपति के बारे में एक शब्द ये नहीं बोला है। ये हमारे उत्तर प्रदेश में आया था, ये भी बता दूं, इसका बुखार इस पर चढ़ा था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फलाना नहीं होता कि योगी बाबा ने जब दबाया तो अब ये पलट के आता नहीं है। जो कभी आता है 2-4 महीने में तो बिल्कुल एकदम सीधा आता है, ये बहकता कतई नहीं है। योगी आज आप गौर करिए, आज इसने प्रधानमंत्री के बारे में तो उलूल जुलूल कुछ बका, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ के बारे में बहुत समझ के बोलता है। जहां पे जनता फंसेंगे तो बिल्कुल शांत हो जाता है। बाबा ने 16 साल पुराने एक मामले में बुला भी तो लिया है इसे, तो वहां से घूम करके आया तो मैसेज तो समझा दिया इसे कि भैया इस 16 साल पुराना यदि केस खोला है तो तुम्हें कितना खोलूंगा, क्योंकि सुल्तानपुर में क्या क्या धंधा करता था। ये भी जो आजम खान के 1 से ज्यादा केस निकले, तो इसके भी तो कुछ निकलेंगे सर। ये न्यूसेंस वैल्यू है इसकी। आज वो नारा लगा रहा था तो मुझको वो 30-40 साल पुराने वो जो छात्र नेता होते थे और जो बड़े सतही टाइप के, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं अपने दौर की बता रहा हूँ, जिनको बिल्कुल छात्र नेता भी बड़ी गिरी निगाह से देखते थे, जो गंभीर नहीं होते थे, उन छात्र नेताओं का एक ही नारा होता था कि जेल के ताले टूटेंगे और फलाने भैया छूटेंगे। तो ये आज वही नारा लगा रहा था कि जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल छूटेंगे। तो ये उस स्तर से यहाँ ये उस स्तर से ऊपर उठ ही नहीं पा रहा है, वो उछल कूद कर रहा है। तो बाकी वहां सब लफंगों की टोली है, वहां कौन बड़ा गंभीर नेता है? आम आदमी पार्टी को गंभीर है नहीं, तो 100-200 लफंगे जमा थे और 100-200 मीडिया के चमचे जमा थे, जो लगाए माई को कैमरा बिल्कुल ऐसा बता रहे थे जैसे चंद्रशेखर आजाद छूट के आए जेल से। वो अलग महिमा मंडन में ढोल बजाने जुटे थे, लेकिन उनको अब जब सरकार वहां से पंजाब से भीख देना बंद करेगा, इनका महिमा मंडन बंद करो, तब तुमको भीख मिलेगी। तो ये इनके भी कान सही करे ऐटेगा वो।
बिल्कुल, आपने बहुत सटीक लाइन वहीं पिंक मारी है कि आजकल माल तो पंजाब से आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वाला दुकान बंद कर दिया है। बंद कर दिया। रैपिड में पैसा नहीं दोगे तो ये ऐड बंद करो। तो इसका मतलब जो चाकर यहाँ बैठे हुए हैं, भगवंत मान ही उनकी नकेल कसेगा, और ये जब फुदकना शुरू करेगा तो फिर क्या गत होगी, ये आगे आगे देखते जाइए कि आगे आगे होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वंदे मातरम। जय हिंद। वंदे मातरम। जय हिंद। तो दोस्तों 5 मुद्दों का परत दर परत प्याज के छिलकों की तरह उतार कर आपके आंखों में आंसू लाने वाला काम किया सतीश चंद्र मिश्रा जी ने और मनीष कुमार ने। इनको डॉक्टर में गलती से बोल देता हूँ, कैपिटल टीवी के जो डॉक्टर मनीष कुमार वही नाम है इनका। इनका नाम मनीष ठाकुर है एक्चुअली, मगर ये जात पात में यकीन नहीं करते दोस्तों। बाकी पांचों के पांचों मुद्दे उन्होंने परत दर परत उठाए हैं, जिसमें चौथा मुद्दा था संजय कुमार का, संजय सिंह का बाहर आकर बकवास करना मोदी के बारे में और बकवास लठेत की तरह वार्तालाप करना। उसके अलावा पांचों मुद्दे आपने परत दर परत देख लिए होंगे, एक के बाद एक मैंने हाईलाइट कर दिए थे दोस्तों, थोड़ा चेंज किया क्योंकि पिछली वीडियो में मेरे को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। 180 लोगों ने व्यू किया है और कम से कम 8 लोगों ने लाइक किया। कमेंट कोई नहीं आया, जिसका मुझे अफसोस रहेगा दोस्तों। मैं आपसे हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, बहुत खुले दिल से आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल में, जिसका सोशल टिप्स का चैनल जो हाईलाइट हो रहा है लॉन्ग वीडियो। और इसमें मैंने अंजू पंकज जैसी एक बहुत ही बेहतरीन स्टाइलिश अदाकारा के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। उनकी तुलना मैंने मधुबाला और माधुरी दीक्षित से की थी, जिस पे दर्शकों का प्यार मिला है। संजय जैन की बेल की असली कहानी सुनाई थी सारी। संजय जैन गलत बोल गया, संजय सिंह। थोड़ा जबान फिसल दिया दोस्तों, 6-6 घंटे काम करना पड़ता है एक वीडियो बनाने में। बाकी दोस्तों मैं ज़्यादा बोर नहीं करता, आपने वीडियो देख लिया, विश्लेषण देख लिया, मेरा रिएक्शन देख लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप ही का अपना चैनल, थैंक यू, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो। थैंक यू।